एक रीनल ट्यूब्यूल का सेक्शन स्टार्ट होता है, जिसे हम कहते हैं पहले सेक्शन को कहते हैं प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, देन डिसेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हैंडलिंग, डिसेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हैंडलिंग के बाद देन असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हैंडलिंग, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बाद डिसेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हैंडलिंग, डिसेंडिंग के बाद असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हैंडलिंग, असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हैंडलिंग के बाद में कलेक्टिंग डक्ट होता है। तो इस तरह की जो है आपने मेनी टाइम जो डायग्राम तो बनाई है, कॉमन कलेक्टिंग डक्ट, कई दूसरे नेफ्रॉन उनका भी यूरिन आके कॉमन कलेक्टिंग डक्ट के अंदर इंटर होता है। देन यूरिन जो है शायद यूरिटर के जरिए यूरिनरी ब्लैडर और देन जो है यूरिथ्रा के जरिए पास आउट हो जाता है। तो प्रीवियस क्लास के हवाले से रेगुलेटरी फंक्शंस ऑफ किडनी जब हमने डिस्कस किए थे, तो पहला फंक्शन यू नो वेरी वेल अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, प्रोसेस ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जो जस्ट एक फिजिकल प्रोसेस है, कोई भी केमिकल इधर इवेंट नहीं हुआ है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का अमल हुआ। ऑन द बेसिस ऑफ साइज जो स्मॉलर मॉलिक्यूल थे वो फिल्टर होके, ब्लड फिल्टर होके ट्यूब्यूल के अंदर आया। अब इस लिक्विड या ब्लड को आपको बताया फिल्ट्रेट कहते हैं, फिल्ट्रेट रिपीटली हो रहा है टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट और जस्ट फिल्ट्रेट। और उसके बाद जैसे रीअब्जॉर्प्शन का अमल, प्रोसेस ऑफ रीअब्जॉर्प्शन, रीअब्जॉर्प्शन के हवाले से सबसे ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन का अमल पीसीटी के अंदर होता है, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पीसीटी के अंदर सबसे ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन का अमल होता है, हमने प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ा था। उसके बाद देन डिसेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हैंडलिंग, डिसेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हैंडलिंग के अंदर जो है वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होती है, डिसेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हैंडलिंग के अंदर वाटर की रीअब्जॉर्प्शन का अमल होता है। उसके बाद जो असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हैंडलिंग, असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हैंडलिंग यू नो वेरी वेल, सोडियम है, क्लोराइड आयन है, कैल्शियम नहीं है, क्लोराइड अगर कहीं पे लूटिंग है तो उसको रिमूव कर दें, सोडियम एंड क्लोराइड आयन की रीअब्जॉर्प्शन है। उसके बाद जैसे यू नो वेरी वेल जो डीसीटी है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, कंसंट्रेशन ऑफ वेरियस सॉल्ट्स इज एडजस्टेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन। और देन जो आखिरी कलेक्टिंग डक्ट है, आपको बताया कि इधर वाटर की रीअब्जॉर्प्शन का अमल होता है। वाटर की रीअब्जॉर्प्शन कैसे, एक जनरली बाय द वे जनरल वाटर की रीअब्जॉर्प्शन, और दूसरी एक वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन, दैट इज कॉल्ड एटीएच हार्मोन, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। तो ये जिस तरह से हमने लाइक रीअब्जॉर्प्शन पढ़ा था, अब हम आएंगे नेक्स्ट आज के दिन के हवाले से जो डिस्कशन होगी वो होगी नंबर 3 हेडिंग, जिसे हम कहते हैं ट्यूब्यूलर सीक्रेशन। सी है या पॉइंट डी 3 है जो आप बनाए, ट्यूब्यूलर सीक्रेशन, रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी के अंदर जो तीसरा पार्ट है ट्यूब्यूलर सीक्रेशन। जैसे रीअब्जॉर्प्शन की डेफिनेशन आपके पास मौजूद है कि जैसे फिल्ट्रेट से चीजें निकल के ब्लड में शामिल होती है तो उसे रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं। पर इधर क्या है, इधर ब्लड में जो अभी तक काफी सारे वेस्ट वगैरह एक्सेस में एक्स्ट्रा सब्सटेंस हैं, वो सब ब्लड से निकल के फिल्ट्रेट में शामिल होने के अमल को कहेंगे ट्यूब्यूलर सीक्रेशन कहेंगे। बिकॉज ये जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का अमल हुआ है जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ साइज हुआ है, मुकम्मल तौर पे ब्लड की फिल्ट्रेशन नहीं हुई है। अभी तक इस ब्लड के अंदर काफी सारे जो पॉइजन्स हैं, ड्रग्स हैं, ये सब मौजूद है, वेस्ट है, तो इनकी फिल्ट्रेशन का अमल होना बहुत ही जरूरी है। ये अमल कहाँ पे होगा, नाउ क्वेश्चन अराइज, ये ट्यूब्यूलर सीक्रेशन का प्रोसेस कहाँ पे होता है, पीसीटी और डीसीटी के अंदर होता है। पीसीटी प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर होगा। मोस्टली जनरली जो है पीसीटी के अंदर जो है ये ट्यूब्यूलर सीक्रेशन का अमल होता है। किन किन चीजों की जो है ट्यूब्यूलर सीक्रेशन प्रोसेस, नाइट्रोजिनस वेस्ट है, नाइट्रोजिनस वेस्ट है उनकी रिमूवल होगी। नाइट्रोजिनस वेस्ट के अंदर जैसे अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, ये सब अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड की
नाइट्रोजनस वेस्ट होगा, इस तरह के जितने भी वेस्ट मटेरियल होंगे वो ब्लड से निकल के इस फिल्ट्रेट में आएंगे, और फिल्ट्रेट के बाद यकीनन आपको पता है कि आगे जो यूरिन बनेगा उसी के जरिए ये सब आगे रिमूव होंगे। पर सिंपली हम कह रहे हैं कि लाइक जो ब्लड से चीजें निकल के फिल्ट्रेट में आएंगे। आप सोचेंगे तो कहां पे, जैसे हमने पहले ही नोट किया है प्रोसेस को, कि अराउंड द पीसीटी एंड डीसीटी, पीसीटी और डीसीटी के इर्द जो कैपिलरीज के नेटवर्क है, इनके अंदर, इन ब्लड वेसल्स के अंदर, ब्लड कैपिलरीज के अंदर अगर कोई वेस्ट वगैरह है तो वो सब टिब्यूल के अंदर एंटर होंगे। ब्लड से चीजें निकल के टिब्यूल के अंदर एंटर होने के अमल को हम कहेंगे टिब्यूलर सीक्रेशन कहेंगे। ब्लड से निकल के चीजें टिब्यूल के अंदर आए। कौन कौन सी चीजें? एक जैसे नाइट्रोजनस वेस्ट, नंबर 1। और कौन कौन सी चीजें? जैसे अगर कोई ड्रग्स है, पॉइजन्स है, ड्रग्स हो, पॉइजन्स हो, हाइड्रोजन आयंस हो, बिकॉज एसिड बेस बैलेंस है, ये हाइड्रोजन आयंस है या पोटेशियम आयंस है, ये सब जो है एसिड बेस बैलेंस के लिए, एसिड बेस बैलेंस के लिए ये सब चीजें जो है लाइक टिब्यूलर सीक्रेशन के जरिए ही, जैसे ब्लड से चीजें निकल के किधर आएंगे, ब्लड से चीजें निकल के फिल्ट्रेट में आएंगे, और देन फिल्ट्रेट के बाद यूरिन के जरिए सारे नाइट्रोजन वेस्ट सब रिमूव होंगे, ब्लड का पीएच भी इस तरह से आगे जाना। मोरओवर अगर ब्लड के अंदर कोई हार्मोन है एक्शन के बाद वो भी अगर मौजूद होते हैं तो ये हार्मोन्स भी, काफी सारे हार्मोन्स भी इसी तरह से, ये नई पॉइंट है, नए बुक के अंदर में भी होगी। तो हार्मोन्स का जो लाइक रिमूवल है वो भी इस ट्यूब्यूलर सीक्रेशन प्रोसेस के जरिए हार्मोन भी रिमूव होंगे ब्लड से निकल के, पहले फिल्ट्रेट के अंदर, फिल्ट्रेट के बाद यूरिन के जरिए वो पास आउट हो जाएंगे। इस अमल को हम कहेंगे ट्यूब्यूलर सीक्रेशन कहेंगे। अब हम एक आखिरी सेक्शन की तरफ आते हैं किडनी के रेगुलेटरी फंक्शन के हवाले से, दैट इज काउंटर करंट मैकेनिज्म। काउंटर करंट मैकेनिज्म लास्ट सेक्शन है रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी के हवाले से। काउंटर करंट मैकेनिज्म, काउंटर करंट मैकेनिज्म, काउंटर करंट मैकेनिज्म। काउंटर लफ्ज की मीनिंग होती है अपोजिट, करंट, करंट रेफर्स टू फ्लो। जैसे आप सबको पता है, हमने नोट भी किया था, इधर जैसे पीसीटी है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बाद डिसेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले है। जैसे हम जो मेन मैकेनिज्म है हम इसी को देख रहे हैं, ये डिसेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले है, डिसेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले के बाद असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले। डिसेंड की मीनिंग है डाउनवर्ड, जैसे असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले, असेंड की मीनिंग है अपवर्ड। और ये आपको पता है कि लूप ऑफ हेनले किडनी के कौन से सेक्शन में, मेड्यूलर सेक्शन के अंदर ये पार्ट मौजूद है, लूप ऑफ हेनले। और उधर ही जैसे ये काउंटर करंट मैकेनिज्म यहाँ से ऑपरेट करती है, और पर्पस, मकसद क्या है वो उसको भी सीखेंगे। जैसे आपको बताएं डिसेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले से किन चीजों की रीअब्जॉर्प्शन होती है, ये ध्यान में होनी चाहिए। तो ये आगे जो आप समझ पाएंगे कि डिसेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले का काम क्या है। डिसेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले, इधर जो है वाटर की रीअब्जॉर्प्शन का अमल होता है, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन का अमल होता है। डिसेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले, इट इज परमिएबल टू वाटर, इम्परमिएबल टू एनी सॉल्यूट, यहाँ से कोई भी सॉल्यूट वगैरह पास नहीं होगा। इसी तरह से आपको एक और भी पॉइंट जैसे ध्यान में होनी चाहिए कि असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले से किन चीजों की रीअब्जॉर्प्शन होती है। जैसे अभी आपने नोट किया कि वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हुई है, सब वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हुई है, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हुई है डिसेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले के जरिए, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन है। असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले उधर जो है सॉल्यूट की जो है रीअब्जॉर्प्शन होती है। यू नो वेरी सॉल्यूट के हवाले से कौन कौन से सॉल्यूट यू नो वेरी, सोडियम और क्लोराइड, इससे ये सॉल्यूट है, सोडियम एंड क्लोराइड आयंस हैं।
इन सॉल्यूट की जो है रीएब्जॉर्प्शन का अमल होता है। सॉल्यूट की रीएब्जॉर्प्शन का अमल है। सोडियम है, क्लोराइड आयड्स, ये तो पॉइंट बिल्कुल आपको याद ही होगी कि असेंडिंग और डिसेंडिंग लिम्बा लूपा महल्ले के अंदर किन चीजों की रीएब्जॉर्प्शन का अमल होता है। अब एक चीज हम नोट करेंगे कि थोड़ी सी नेफ्रॉन की प्रीवियस डायग्राम को हम देखेंगे, प्रीवियस डायग्राम को, उसके बाद वापस इसे लूपा महल्ले पे आते हैं। जैसे आपके पास भी ये डायग्राम मौजूद है, तो जैसे ही फिल्ट्रेट या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, सिंपली फिल्ट्रेट भी कहते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट भी कहते हैं। फिल्ट्रेट जैसे पीसीटी के अंदर आती है, पीसीटी के अंदर फिल्ट्रेट आई और उसके बाद क्या हुआ, डिसेंडिंग लिम्बा लूपा महल्ले के अंदर फिल्ट्रेट आई है। तो पीसीटी के अंदर जो फिल्ट्रेट और सराउंडिंग फ्लूइड का कौन सा एनवायरनमेंट होगा, उसके बाद जैसे वाटर की रिमूवल होगी तो देन कौन सा एनवायरनमेंट होगा, देन सॉल्यूट की रिमूवल के बाद कौन सा एनवायरनमेंट होगा, देन डीसीटी के अंदर ये फिल्ट्रेट आएगी तो इधर क्या सिचुएशन होगी, और देन फाइनली कलेक्टिंग डक्ट के अंदर क्या सिचुएशन होगी। वन बाय वन आपके जहन में ये होने चाहिए कि जैसे सबसे पहले पीसीटी का एनवायरनमेंट क्या होता है। जब भी जिस तरह से आइसोटोनिक एक लफ्ज हम यूज करेंगे, बिकॉज इस फ्लूइड की जो कंटेंट है, फिल्ट्रेट के कंटेंट और सराउंडिंग जो फ्लूइड होती है, दोनों की सॉल्यूट की सेम कंसंट्रेशन होती है, जिसे कहते हैं आइसोटोनिक। जो कंपोजिशन इस फिल्ट्रेट की है वही सेम कंपोजिशन इंटरस्टिशियल फ्लूइड की है, तो हम कहते हैं आइसोटोनिक। और इधर जो पीसीटी के अंदर जो होती है या जिसे आप कहते हैं मोबिलिटी होती है, जैसे आप मोल पर लीटर जिस तरह से मोलरिटी को आप डिफाइन करते हैं, तो सॉल्यूट की जो ये मोलरिटी होती है वो 300 मिली ऑस्मोल्स होती है, 300। ये 300 इसकी जो ऑस्मोलरिटी पूरे पीसीटी के अंदर, बिकॉज इसके सराउंडिंग एनवायरनमेंट एज वेल एज इस फिल्ट्रेट का एनवायरनमेंट, इसके अंदर सॉल्यूट इक्वल कंसंट्रेशन सेम कंसंट्रेशन में होते हैं। पर जैसे ही आगे आप 300 ऑस्मोलरिटी के बाद आप जैसे देखेंगे आगे क्या क्या हो रहा है, आगे तो आपको पता है नेक्स्ट फीचर में क्या हो रहा है। नेक्स्ट में जैसे वाटर की रीअब्जॉर्प्शन, जैसे वाटर की स्लोली है, जैसे डिसेंडिंग लिम्बा लूपा महल्ले आ रही है, डिसेंडिंग लिम्बा लूपा महल्ले आ रही है तो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हो रही है। तो अब इसमें इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी ऑस्मोलरिटी के अंदर, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होगी, इंक्रीज होगी। अब तादाद जिस तरह से बढ़ता ही जाएगा, अब जो है इसके अंदर क्योंकि वाटर रिमूव हो रहा है तो अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन यकीनन ज्यादा होगी। तो 300 से जैसे ये 400 की वजह से ये और मजीद वाटर जैसे रीअब्जॉर्ब होता जाएगा, 600 900, सबसे मैक्सिमम जो इस बैंड के अंदर होती है, इस लूप के बैंड के अंदर होती है 1200 ऑस्मोलरिटी जगह पे होगी। क्योंकि जैसे आप वेरी सिंपल है, जितना वाटर रीअब्सॉर्ब होता जाएगा सॉल्यूट की कंसंट्रेशन इस डिसेंडिंग लिम्बा लूपा महल्ले के अंदर ज्यादा होती जाएगी, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन वो ज्यादा होती जाएगी। सॉल्यूट की कंसंट्रेशन जितनी जैसे वाटर की रीअब्सॉर्प्शन होगी इतनी जो है सॉल्यूट की कंसंट्रेशन जो है ज्यादा होती जाएगी। आप फिगर के अंदर आप इंक्रीज देखेंगे, ये पहले जैसे पीसीटी तक तो आइसोटोनिक था, पीसीटी तक आइसोटोनिक था 300 फिल्ट्रेट और एनवायरनमेंट सेम। पर जब डिसेंडिंग लिम्बा लूपा महल्ले का टर्न आया तो उधर क्या हुआ, डिसेंडिंग लिम्ब के अंदर जो है वाटर की सारी रीअब्सॉर्प्शन होगी। अब फिल्ट्रेट जो है क्या होगी, इधर इस सेक्शन तक आएगी तो यकीनन ये इससे एक ऐसा एनवायरनमेंट होगा जिससे लेके हाइपरटोनिक, ये फिल्ट्रेट अब हाइपरटोनिक हो गई है। क्यों हाइपरटोनिक हो गई, व्हाई, बिकॉज़ डिसेंडिंग लिम्बा लूपा महल्ले से सारा वाटर रीअब्सॉर्ब हो गया, इस वजह से ये जो बैंड वाला सेक्शन है इधर जो है हाइपरटोनिक हो गया। अब आगे ऊपर की तरफ देखें, किन चीजों की रीअब्सॉर्प्शन का अमल हो रहा है, सॉल्यूट का रीअब्सॉर्प्शन का अमल हो रहा है। तो अब इसके अंदर कोई चेंज आएगी, सेम यही कंसंट्रेशन रहेगी या इससे भी बढ़ेगी, क्या होगा, अब क्या होगा,
इस फिगर के अंदर कोई कमी होगी या ज्यादा होगी, क्या होगा? सॉल्यूट जैसे रिमूव हो रहे हैं तो जैसे ये कम होती जाएगी। 900 जितने सॉल्यूट रिमूव होते जाएंगे तो इसी तरह से जो है इसकी जो है ऑस्मोलैरिटी के अंदर फर्क आता जाएगा। तो जैसे डिसेंडिंग लिम्बा ग्रुप ऑफ हेनले से आएगी तो इसके जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन जो है 100 तक आ जाएगा। अब इस मैकेनिज्म को समझने की जरूरत है, बहुत ही आसान भी, अगर आप थोड़ी सी अटेंशन देंगे तो आप समझ भी जाएंगे। सबसे पहले आप फंक्शन नोट करेंगे। डिसेंडिंग लिम्बा ग्रुप ऑफ हेनले का फंक्शन क्या है? रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। जब फिल्टर होके रीनल कार्पसल से फिल्टर होके जब पीसीटी के अंदर आई थी तब पीसीटी का एनवायरनमेंट फिल्ट्रेट और दोनों जो है सेम कंसंट्रेशन में थे, आइसोटोनिक थे 300। फिर क्या हुआ? डिसेंडिंग लिम्बा ग्रुप ऑफ हेनले के जरिए वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हुई। अब यकीनन इस फिल्ट्रेट के अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई तो ये अब हाइपरटोनिक हो गई। उसके बाद जब असेंडिंग लिम्बा ग्रुप ऑफ हेनले का टर्न आया तो वहां से सॉल्यूट की रीअब्जॉर्प्शन हुई। सॉल्यूट चले गए। अब जाहिर है सॉल्यूट की कंसंट्रेशन जो कम हो गई तो अब ये एनवायरनमेंट डीसीटी के अंदर क्या होगा? डीसीटी के अंदर डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल के अंदर हाइपोटोनिक टू देयर सराउंडिंग फ्लूइड, ये हाइपोटोनिक हो गए। डीसीटी लेवल तक ये जो हाइपोटोनिक हो। डीसीटी के बाद क्या होता है? नेक्स्ट सेक्शन आपको पता है। नेक्स्ट सेक्शन ये डीसीटी में जो अभी ये जो फ्लूइडाइजर जो है ये 100 इसकी जो ऑस्मोलैरिटी हो गई 100 हो गई। अब हम इसे कहेंगे कि ये हाइपोटोनिक है, हाइपोटोनिक है। उसके बाद जैसे इधर सेक्शन इसके अंदर सबसे ज्यादा जो है हाइपरटोनिक थी, आपको पता है। और आखिरी सेक्शन जो है यकीनन कलेक्टिंग डक्ट है। इसके अंदर क्या है? यूरिन है। कलेक्टिंग डक्ट के अंदर यूरिन है। कलेक्टिंग डक्ट के अंदर यूरिन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म। अब आप क्या समझते हैं कि यहाँ से वाटर रिमूव होगा या इंटरस्टिशियल फ्लूइड का वाटर इस कलेक्टिंग डक्ट के अंदर ट्रांसफर होगा? लाइक यूरिन का वाटर रिमूव होके इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जाएगा। क्यों जाएगा? बिकॉज ये हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट है। आप ऑस्मोसिस एक्सपेरिमेंट को ध्यान में रखें। वाटर की मूवमेंट का जो डायरेक्शन होता है ऑलवेज फ्रॉम हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक। वाटर की मूवमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक होता है। हाइपोटोनिक, अब जाहिर है ये डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल, ये सारा साल्ट इधर निकल चुका है, रीअब्जॉर्ब हो चुका है। अब ये फ्लूइड सब जो हाइपोटोनिक हो गई। हाइपोटोनिक होने की वजह से खुद ब खुद अब ये वाटर ऐसे इंटरस्टिशियल फ्लूइड में चला जाएगा। इंटरस्टिशियल फ्लूइड के बाद जाके ब्लड में शामिल होगा। जैसे हम यहाँ जनरली लिखते हैं कि कलेक्टिंग डक्ट के अंदर जो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होगी, तो इसी तरह से जो यूरिन के अंदर भी वाटर है वो भी रीअब्जॉर्ब होगा। अगर ये इधर फॉर एग्जांपल हाइपोटोनिक ना होती तो ये यूरिन वाला वाटर जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर नहीं आता तो ये नेचुरली आप देखें कितनी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। कितनी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म। हर सेक्शन के अंदर जो अलग-अलग चीजों की रीअब्जॉर्प्शन का फिनोमेना हुआ है तो यूरिन का भी वाटर है उस वो भी निकल के जिस तरह से इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर हुआ है। क्योंकि अगर आप अलग से यूरिन की एनालिसिस करेंगे, हमारे बुक के अंदर आगे यूरिन सैंपल की एनालिसिस भी है। एनालिसिस का मतलब है कोई भी पर्सन अगर यूरिन का एक सैंपल अगर बॉटल के अंदर रख देगा या रखेंगे हम लेबोरेटरी के अंदर तो उसके अंदर हमें पता चलेगा कि 90% वाटर होता है। यूरिन के सैंपल के अंदर जो बॉटल के अंदर है, इधर की बात हम नहीं कर रहे हैं। तो ये देखो यहाँ पे हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट है तभी यूरिन का वाटर जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ रहा है। हम उससे एक बॉटल की बात कर रहे हैं। तो जब भी यूरिन बॉडी से रिमूव होगा तो वो हाइपो हाइपर आइसोटोनिक कौन सी सूरत में जब रिमूव होगा आप थोड़ा सा आइडिया दे सकते हैं? जब भी यूरिन जब यहाँ से रिमूव होगा, जैसे हमने शुरू में लिखा कि उधर आइसोटोनिक होती है, हाइपरटोनिक तो हाइपोटोनिक। अब जब यूरिन कलेक्टिंग डक्ट से जब रिमूव होगा आगे तो बॉडी फ्लूइड्स के अकॉर्डिंगली वो हाइपोटोनिक होगा या हाइपरटोनिक? वो हाइपरटोनिक होगा। यूरिन हाइपरटोनिक टू द बॉडी फ्लूइड होगा।
क्यों हाइपरटोनिक? व्हाई? बिकॉज इसका जितना भी वाटर था मैक्सिमम उसकी रीअब्जॉर्प्शन हो चुकी है एज कंपेयर्ड टू इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अकॉर्डिंगली जैसे ये जितना भी इस यूरिन के अंदर मैक्सिमम एंड मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन जो जितनी होनी है यूरिन की, उसमें से वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होनी वो होगी। क्यों होगी? बिकॉज वी आर टेरेस्ट्रियल, वी आर लैंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, और हम जो कोई कंटिन्यूअसली वाटर ड्रिंक नहीं करते हैं, आपको बताया कि 3 घंटे 4 घंटे लग जाते हैं, हम पानी भी कम पीते हैं, काम भी कर रहे होते हैं, अगर इसी तरह से जितना भी लिक्विड या फ्लूइड आए और वही सेम इतना यूरिन की सूरत में बाहर चला जाए तो पर्सन का डेथ हो सकता है। तो नेचर में क्या मैकेनिज्म रखी है? एक काउंटर करंट मैकेनिज्म रखी है। दो फ्लो, दो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं और उनके अंदर कंटेंट्स होते हैं, वो भी अलग अलग कंटेंट्स होते हैं। ये सारी काउंटर करंट मैकेनिज्म इस वजह से रखी गई है ताकि मैक्सिमम एंड मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन का अमल हो सके। तो आप हर सेक्शन का एनवायरनमेंट नोट करेंगे। पीसीटी के अंदर फिल्ट्रेट और सराउंडिंग एनवायरनमेंट आइसोटोनिक, डिसेंडिंग लिम्बा ग्रुप ऑफ हेले के जो फिल्ट्रेट होगी वो इधर आखिर में हाइपरटोनिक हो जाएगी। जैसे असेंडिंग लिम्बा ग्रुप ऑफ हेले को क्रॉस करके डीसीटी के अंदर आएगी तो ये हाइपोटोनिक हो जाएगी। फिर अगेन मजीद इसका वाटर जब रीअब्सॉर्ब होगा तो अब इसके अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी यूरिन के अंदर, और यूरिन जो बॉडी से पास होगा वो होगा हाइपरटोनिक टू द बॉडी। पास होने के बाद अगर आप सैंपल की एनालिसिस करते हैं तो उसके अंदर भले आपको 90% वाटर नजर आए। यही एक कॉमन क्वेश्चन होता है स्टूडेंट का, सर आप कहते हैं कि यूरिन जो हाइपरटोनिक होता है, यूरिन के अंदर तो 90% ही वाटर, वो बॉटल का यूरिन है, आप इधर का आप देखें, एनवायरनमेंट का देखें, उसके अकॉर्डिंगली देखें, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली देखें। यूरिन का जितना भी वाटर होता है इसके अंदर वो सारी मोस्टली जो रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है। एक तो जनरल रीअब्जॉर्प्शन होगी, नंबर 2 एटीएच हार्मोन के जरिए भी रीअब्जॉर्प्शन हो सकती है। एक और फिनोमेना जैसे आपको पता है, हमने थोड़ा सा चंद दिन पहले पढ़ा था, मैमल्स की जो बॉडी फ्लूइड्स होती है उनके अंदर थोड़ी सी यूरिया की कंसंट्रेशन होती है, स्लाइटली हाइपरटोनिक होती है। स्लाइटली हाइपरटोनिक का मकसद क्या होता है? यही मकसद होता है रिटेंशन ऑफ वाटर, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। बॉडी फ्लूइड अगर हाइपरटोनिक होगी तो वाटर को रिटेन करने की एबिलिटी होगी। अब देखो ना, इधर हाइपरटोनिक फ्लूइड्स हैं तो वाटर खुद ब खुद जो रीअब्सॉर्ब हो रहा है। तो ये भी एक जो फिनोमेना होता है जिसके जरिए हमारा वाटर जो है इतना लॉस नहीं होता है, भले कम भी पानी पिए तब भी हम जो लैंड पे सर्वाइव कर सकते हैं, बिकॉज नेचर की तरफ से हमें काउंटर करंट मैकेनिज्म दी है। तो एक पार्ट हमने काउंटर करंट मैकेनिज्म का सीखा है जिसके अंदर जस्ट सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को देखा है। और आप सबको मालूम है कि इस लूप ऑफ हेनले के इर्द गिर्द कौन सी ब्लड वेसल्स का नेटवर्क होता है? वेसा रेक्टा होता है, ठीक है, जिसमें आपने पढ़ा है कि एक जैसे डिसेंडिंग डायरेक्शन है और दूसरी असेंडिंग डायरेक्शन है। जैसे ये कलर तो रेड होना चाहिए पर इसको वेसा रेक्टा जैसे डिसेंडिंग है और दूसरी ये असेंडिंग डायरेक्शन में, और आगे ये क्या बनेगी? रीनल वेन बन जाएगी। आगे ये रीनल वेन बन के, यू नो वेरी वेल, रीनल वेन बन के देन जो है सर्कुलेशन के अंदर दाखिल होगी। तो ये भी आपको पता है कि वेसा रेक्टा जो होती है पैरेलल, रन्स पैरेलल टू द लूप ऑफ हेनले, रन्स पैरेलल टू द लूप ऑफ हेनले। जैसे नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर पे वापस आते हैं तो आपको याद होगा कि ये जो इधर जो दो ब्रांचेस बन जाती है ना इफरेंट आर्टरियोल की, एक ब्रांच तो पीसीटी और डीसीटी के इर्द गिर्द है, दूसरी ब्रांच आपको पता है कि एक अराउंड द लूप ऑफ हेनले, ये डिसेंडिंग डायरेक्शन में, और दूसरी आपको पता है असेंडिंग डायरेक्शन में होती है। असेंडिंग डायरेक्शन से आगे क्या बनता है? यू नो वेरी वेल, हमने पहले ही तस्वीरें बनाई हैं कि ये आगे रीनल वेन बन के जाएगी। तो अब हम जैसे डायरेक्शन को देखेंगे, ये अराउंड द लूप ऑफ हेनले, अराउंड द लूप ऑफ हेनले। तो इतने छोटे ही सेक्शन को हम देख रहे हैं नेक्स्ट पेज में। तो ये जो व्हाइट कलर का लाइन जो अभी हमने इलस्ट्रेशन बनाई है, ये व्हाइट कलर का मतलब होता है कि ये वेसा रेक्टा है। तो जब ये डिसेंडिंग वेसा रेक्टा होती है तो इसकी जो ओस्मोलैरिटी होती है वो 300 होती है, 300 होती है। तो आप बताएं
जब असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले उसमें ये सॉल्यूट जब रीअब्सॉर्ब होंगे ब्लड में शामिल होंगे, जैसे ब्लड में शामिल होते जाएंगे, जैसे ब्लड में शामिल होते जाएंगे तो इस वैल्यू के अंदर कोई चेंज आएगी या सेम रहेगा? सेम रहेगा, चेंज आएगी या इससे कम होगा? क्या होगा? क्या कौन सी चेंज आएगी? डिक्रीज इंक्रीज होती जाएगी। जैसे 300 से देन जो 400 जैसे सॉल्यूट की रीअब्सॉर्प्शन जैसे होके ब्लड में शामिल हो जाएंगे, 400 के बाद 500 जितने सॉल्यूट ज्यादा आते जाएंगे, 600 जितने सॉल्यूट जो ज्यादा आते जाएंगे इस ब्लड के अंदर देन जो 900 और ये जो बेंट होगा तो अगेन उसके अंदर इक्वल 1200 जैसे लूप ऑफ हेनले की भी जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन थी वो भी जिस तरह से आपको पता है लूप के अंदर जो मैक्सिमम 1200 थी तो ये 1200। अब आप देखें असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले के अंदर क्या काम हो, डिसेंडिंग के अंदर क्या काम होता है? लूप ऑफ हेनले के अंदर वाटर की रीअब्सॉर्प्शन होती है। अब ये वाटर रीअब्सॉर्ब होकर किधर जाएगा? ब्लड में शामिल होगा, ये वाटर जो ब्लड में शामिल होगा। तो अब इसकी ऑस्मोलैरिटी के हवाले से बताएं, डिक्रीज होगी इंक्रीज होगी, क्या होगा? अब डिक्रीज होगी 1200 से 9 क्योंकि वाटर की एडिशन हो रही है, देन 600 500 400 इस तरह से और फाइनली इधर आएगी तो ये 300 देन 300 ऑस्मोलैरिटी के साथ रीनल वेन और रीनल वेन के बाद जैसे आपको पता है वेना केवा और वेना केवा के बाद जो आपको पता है ये हार्ट के अंदर जाके इंटर होगी। तो ये इस तरह की डायग्राम आपके न्यू बुक के अंदर भी होपफुली ये शामिल होगी। सबसे पहले सेक्शन में आप सीखेंगे कि वैसा रेक्टा पहले लूप ऑफ हेनले के अंदर क्या होता है। फर्स्ट आपका लूप ऑफ हेनले के अंदर डिसेंडिंग लिंब के अंदर क्या होता है और असेंडिंग लिंब के अंदर क्या होता है। जब ये सेक्शन आप सीखेंगे तो ही आप जो है ब्लड का कंपोनेंट सीख सकते हैं। अब काउंटर करंट किस तरह से, काउंटर करंट का मतलब है दो फ्लो एक दूसरे के अपोजिट वे में फ्लो कर रहे हैं। तो इधर आप देखें ये असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले और ये डिसेंडिंग वेसा रेक्टा है। इसके अंदर जैसे ऐसी फ्लूइड है जो आहिस्ता हाइपोटोनिक हो रही है और इसके अंदर ऐसी फ्लूइड आप जा रही है जो हाइपरटोनिक होती जा रही है। और इधर देखिए ये डिसेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले जिसमें वाटर की रीअब्सॉर्प्शन हो रही है और आहिस्ता हाइपरटोनिक हो रही है। और इधर क्या हो रहा है, ये जो असेंडिंग जो लाइक पार्ट होगा वैसा रेखा का उसके अंदर वाटर की जैसे एडिशन होती जाएगी और ऑस्मोलैरिटी जो आहिस्ता कम होती जाती है। तो ये जो मैकेनिज्म होती है इसे कहते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। दो फ्लो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, दो फ्लो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं और इनके अंदर जो कंटेंट्स हैं वो भी डिफरेंट है। जैसे इसके अंदर जैसे ब्लड की कंटेंट है और इसके अंदर जो फिल्ट्रेट है, फिल्ट्रेट के जो सॉल्यूट है वो निकल के यहाँ से ब्लड में शामिल हो रहे हैं। ये जो लूप ऑफ हेनले का सेक्शन है यहाँ से वाटर की रीअब्सॉर्प्शन हो रही है और यही वाटर देन जो है देन असेंडिंग जो लिंब है लूप ऑफ हेनले और असेंडिंग लिंब है जो वैसा रेखा कि उसके अंदर जाके शामिल हो रहा है। तो दो फ्लो एक दूसरे के अपोजिट मैनर के अंदर फ्लो कर रहे हैं और मटेरियल्स स्पेशली ये सब डिजाइन इस वजह से होता है ताकि मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन का अमल हो, मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन का अमल हो। और ये जो मेडुला के अंदर ही होता है ये काउंटर करंट मैकेनिज्म का। पर एक और चीज हम सीखेंगे जिसके लिए अगेन हम जो है नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। बिकॉज़ नेफ्रॉन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब नेफ्रॉन की आप स्ट्रक्चर समझेंगे तो आगे दूसरे फंक्शन समझ में आएंगे। इसी वजह से हम डेली पता नहीं 4-5 दिनों से नेफ्रॉन बना रहे हैं। तो ये जो सेक्शन है जैसे आपको पता है इफ्रेंट आर्टीरियोल का ये क्या देगा इसको, लूप ऑफ हेनले को इनको क्या देगा, या जो जिस तरह से ये सेक्शन जा रहा है लाइक वैसा रेखा का तो ये यहाँ से क्या लेके जाएगा, जाहिर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो रही है। तो उसके लिए हम नेक्स्ट पेज पे जैसे पॉइंट्स बनाते हैं वो ये कि जिस तरह से ये जो सेक्शन है इफरेंट आर्टीरियोल का जो सेक्शन है इफरेंट आर्टीरियोल के बाद जो वैसा रेखा का जो सेक्शन होगा वैसा रेखा तो ये जो है नेफ्रॉन को किडनी को
नेफ्रॉन को फूड एंड ऑक्सीजन की सप्लाई दे रहे हैं, फूड एंड ऑक्सीजन की सप्लाई दे रहे हैं। जो दूसरा सेक्शन है, अदर जो सेक्शन है, वो जाके आपको बताया रीनल वेन बनाता है, रीनल आर्टीरियोल और रीनल वेन, रीनल आर्टीरियोल और देन जो रीनल वेन होगी तो इसके अंदर क्या लेके जा रहे हैं, क्या लेके जा रहे हैं, पहले रीनल आर्टीरियोल और देन रीनल वेन। ये इस नेफ्रॉन के जरिए जितना भी वाटर जो एब्जॉर्ब हुआ है, सॉल्यूट जो एब्जॉर्ब हुए हैं, उन सब को लेके जाके रीनल वेन के अंदर जाएंगे और देन वो सर्कुलेशन करेंगे। इस तरह से काउंटर करंट मैकेनिज्म जो वर्क करती है, काउंटर करंट मैकेनिज्म जो वर्क करती है। रीनल आर्टीरियोल, रीनल आर्टीरियोल जो सेक्शन होगा तो जितना भी यहाँ से, जैसे आप इधर भी वेरी क्लियर नजर आ रहा है कि लाइक वाटर की जो ये जो ट्रांसपोर्टेशन आगे होगी, सॉल्यूट भी जैसे उनकी ट्रांसपोर्टेशन होगी, सॉल्यूट भी जैसे आएगा, क्योंकि यहाँ से निकल के जो इस लिप में आएंगे ना सॉल्यूट, वाटर और सॉल्यूट ये सब लेके जाके ब्लड सर्कुलेशन का जो मेन पाथ है यानी वेना केवा और हार्ट के अंदर एंटर हो। जो इफरेंट आर्टीरियोल का, इफरेंट आर्टीरियोल का ये जो सेक्शन है, ये फूड एंड ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है, फूड और ऑक्सीजन, फूड एंड ऑक्सीजन आर प्रोवाइडेड बाय दिस अफरेंट इफरेंट आर्टीरियोल का ये जो डाउनवर्ड सेक्शन है, और ये इधर लेके जा रहा है आगे रीनल वेन से वाटर एंड जो एब्जॉर्ब हुआ था वाटर एंड सॉल्यूट, जो भी यूजफुल सब्सटेंसेस थे उनको लेके जा रहा है सर्कुलेशन के अंदर। तो इस मैकेनिज्म को हम कहेंगे काउंटर करंट मैकेनिज्म, काउंटर करंट मैकेनिज्म। मजीद एक और भी टर्म्स है बट फिलहाल हमें कोई नया आना है तो उसके तरफ देखेंगे। एक लफ्ज है काउंटर करंट मल्टीप्लायर, एक लफ्ज है काउंटर करंट एक्सचेंज। अगर होंगे तो थोड़ा बहुत उसको देखेंगे, अदरवाइज ये जो इस तरह की जो चीजें आपको ध्यान में रखनी है, याद करनी है, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इस तरह से पहले तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, तरीका पहले लूप ऑफ हेनले सीखे और देन इसके साथ ब्लड वेसल्स को बनाए। जैसे चीजें जो इधर रीग्राफ हो गई है वो ब्लड में आते जाएंगे, इधर जो रीग्राफ हो गई है तो जाके ब्लड में शामिल होगा। काउंटर करंट दो फ्लो एक दूसरे के अपोजिट मैनर में, कंटेंट भी अलग है और मटेरियल की जो ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, मटेरियल कौन से एक ग्रेडियंट जैसे वाटर और सॉल्यूट की जो रिएक्शन है उसके लिए ये मेडुला के अंदर ये सेक्शन डेवलप हुआ है काउंटर करंट मैकेनिज्म। अच्छा, एक और चीज जो जैसे कभी जिंदगी ऑन एंड ऑफ कभी क्लास से मिस की हो जाती है रीजन की वजह से, अगर शाम के वक्त में आज वो मैसेज आता है तो हम कल जो एक क्लास होगा वो जस्ट ऐसे छोटा सा टॉपिक है डिसऑर्डर का है, नेफ्रॉन और किडनी से रिलेटेड डिसऑर्डर, जस्ट कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स का हो। तो मॉर्निंग में हम जस्ट इस क्लास को रख सकते हैं कल की कंपेंसेशन देने के लिए, बिकॉज सिलेबस जो नया है वो बहुत ही बड़ा सिलेबस है और टाइम भी कंप्लीट करवाने के लिए जैसे छोटे टॉपिक के अंदर से क्या रीजन है, क्या सेंटर में क्या रीजन और क्या इस तरह का कोई टॉपिक होगा मॉर्निंग के अंदर क्लास होगी। अगर मैसेज आता है 7 बजे जो ऑनलाइन क्लास जूम पे जो 7 बजे होगी मैसेज आएगा, अगर मैसेज ना आए तो वापस मैसेज ना करे तो क्लास का क्या हुआ, वापस मैसेज ना करे, ग्रुप होते ही इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए